तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। बालक शिक्षा एवं देखभाल, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, इसकी सुपर मैराथन आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम कुल मिलाकर के 300 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 125 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आएगा जहां पर बचे हुए प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका एग्जाम 7 और 8 तारीख में अभी तक हमको पता चला है। अगर इसके अलावा किसी अन्य डेट में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद में जो बाकी बचे हुए महिला सुपरवाइजर या फिर सीधी भर्ती वाले हैं उनकी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, तो मान करके चलिए कि आपका एग्ज़ाम 10 के बाद ही होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 महीने तक चलने वाला, ठीक है, जो कि जा करके आपका 10 अप्रैल तक भी पहुंच सकता है। तो काफ़ी लंबे समय तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है वो लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंच सकें। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। आप लोगों ने एडमिट कार्ड निकाला होगा, एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड स्वयं अनलॉक करके आएं, नहीं तो पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब यह समस्या बहुत लोगों के पास में है, बहुत लोगों ने मैसेज किया है, तो जल्द ही हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको बताएंगे आपको आधार कार्ड अनलॉक लॉक कैसे करना है, कैसे चेक करना है कहीं हमारा आधार कार्ड लॉक तो नहीं है, वो सब आपको बता देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द ही हम वीडियो लेकर के आएंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए। चलिए भाई, अब आपको बता दें भाई, देखो 1 महीने तक एग्जाम चलने वाला है, तो जिन लोगों ने अभी भी बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल हमको कहाँ से मिले जिसको हम आराम से 5 से 6 दिन में कंप्लीट करके अपना एग्जाम देने जाएं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, तो आपको 199 रुपये वाले ये सक्सेस जंक्शन के नोट्स ले लेने हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, चारों सब्जेक्ट के मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर की भी PDF साथ में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमने 7 ब्रह्मास्त्र करा रखे हैं, 7 के 7 ब्रह्मास्त्र की PDF आपको मिलेगी। और जो मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्नों की जो वीडियो करा रखी है वो सारे के सारे टॉप 100 प्रश्नों की आपको PDF मिलेगी। और ये जो हमने जितने भी मैराथन कराए हैं अभी तक, चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट सुपर मैराथन भी आपको मिलने वाली है। इतनी सारी चीजें इस 199 वाले कंप्लीट पैकेज में मिलने वाली है। लगभग 74 PDF आपको मिलेंगी। अगर आप इसको आराम से 6 से 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आराम से 3 दिन में निपटा सकते हैं। नहीं तो सिलेक्शन आपको लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस PDF को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे, ठीक है ना। 660 में से एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि समय कम रह गया, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है लेकिन अभी भी टेस्ट में 135 से 130 नंबर ही आ रहे हैं और इस बात को लेकर के वो लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर कंप्लीट थ्योरी आपकी कंप्लीट है तो आप 129 रुपए में 10-10 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं सक्सेस जंक्शन के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ में भी आपको जो हमने सुपर मैराथन कराई है, ये मैराथन की PDF आपको मिलेगी। इसके अलावा टॉप 100 की सारी PDF मिलेंगी। सारे ब्रह्मास्त्र भी आपको 129 वाले में भी मिलने वाले हैं। पुराने ऐसे स्टूडेंट जो लोग 128 की ले चुके हैं, अगर वो PDF और 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 49 रुपये का पेमेंट करके बाकी बची हुई PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जिन लोगों ने PDF ले ली है आपसे निवेदन है कृपया PDF को डाउनलोड कर लिया कीजिए, क्योंकि फिर आपकी PDF मान लीजिए कुछ दिनों बाद डिलीट हो गई या आपका WhatsApp रीसेट हो गया या WhatsApp डिलीट हो गया, फिर आप लोग बार बार मांगते हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर सेव कर लेंगे तो ये आपका डाउनलोड करने के बाद में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो बेशक कुछ भी होता रहे, ये हमेशा आपके मोबाइल में रहेगी, इसलिए इसको डाउनलोड जरूर कर लिया कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और मंगाने के लिए आपको बताया स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आपको 199 का पेमेंट कर देना है, 129 का या फिर 49 रुपये का पेमेंट करके आपको, और उस पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको PDF नोट से सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी आप सबको पता भाई MP टेट का रिजल्ट आ चुका है ना, सबको पता है MP टेट का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे अपने स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया है, क्वालिफाई किया है और हमारे पास में अपना स्कोर कार्ड भी भेजा है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने, उन्होंने बाकायदा बताया भी सर हमने आपकी PDF 10 दिन पढ़ी थी, 15 दिन पढ़ी थी, इतने में ही हमारा क्वालिफाई हो गया। तो वो एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने सिलेक्शन लिया है। लास्ट टाइम पर PDF खरीद के लोगों ने सिलेक्शन लिया है, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे PDF एकदम यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, ठीक है भाई।
चलिए जल्दी वीडियो आ जाएगी, आज रात तक आ जाएगी। अगर आप में से किसी ने क्वालिफाई किया है तो अपना स्कोर कार्ड भेज दीजिए, ठीक है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर, तो आपका नाम भी उस वीडियो में आ जाएगा। बाकी आपका रोल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ हम जो है हाइड कर देंगे। चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखो आज का पहला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट महोदय के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के लिए किस उद्देश्य को महत्व देते हैं? तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देते हैं, आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। जो समझाने वाली बात होगी उसको समझाते हुए चलेंगे, जो फैक्ट होगा उसको फैक्ट के आधार पर जल्दी जल्दी कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने वाली है, ठीक है। नंबर 3, शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या कार्य है? तो शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य होता है शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना। और शैक्षिक मार्गदर्शन कौन करता है? हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमारा शैक्षिक मार्गदर्शन करते हैं सभी बच्चों का, ठीक है ना। तो शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है और यही शैक्षिक मार्गदर्शक का कार्य भी होता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। आगे बढ़िए, शिक्षा का अधिकार बालक का कैसा अधिकार है? तो आपको पता था शिक्षा का अधिकार बालक का मौलिक अधिकार है। अगर कोई भी राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा नहीं देता है तो आप इसके उस राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका मौलिक अधिकार है कि उस राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा देना ही होगा। तो मौलिक अधिकार के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं जो DPSP होते हैं, नीति निदेशक तत्व होते हैं, इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कई बार आपको अच्छे से समझाया है, पूरा क्लियर करके समझाया है। चलिए नंबर 6 देखिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है, जब बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये है बालक, ठीक है, ये है माता पिता। अगर इस बालक के सामने माता पिता आपस में लड़ रहे हैं तो इस बालक पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और जो भी आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी अमृतवाणी आप बोल रहे हैं, वो बालक के दिमाग में जा रही है और बालक उन चीज़ों को सीख रहा है, क्योंकि बालक एक कोरा कागज होता है, वो परिवारजनों से ही सब कुछ सीखता है। तो वही चीज़ें उसके दिमाग में जा रही, वही चीज़ें वो सीख रहा है और कल को जब वही चीज़ें वो बोलने लगेगा तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। इसलिए हमने कितनी बार आप सबसे कहा है, अगर बालक आपका सामने बैठा है तो आप में कोई नोक झोंक हो भी गई है तो उसको हंसी में टाल दिया कीजिए, क्योंकि बालक बहुत गौर से आप लोगों की बातें सुनता है, ठीक है। और यह वह समय होता है, प्रारंभिक बचपन का वह समय होता है जब बालक किसी भी चीज़ को सीखता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। आगे समझ में? आगे बढ़िए, नंबर 7। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। एक कंडीशन आपको दी है, देखिए, यदि एक कंडीशनल प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन बच्चों को किस सोपान के विषय की वस्तु, मतलब विषय वस्तु के बारे में जानकारी देगा। यानी कि देखो, एक मान लीजिए ये बालक है, ठीक है, ये टीचर है, ठीक है। टीचर बालक से कह रहे हैं, बेटा अगर आप ईमानदार रहोगे ना तो आपके माता पिता को आपके ऊपर बहुत गर्व होगा, ठीक है, और इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो अच्छी अच्छी बातें किसको सिखा रहे हैं? बालकों को सिखा रहे हैं। तो किस प्रकार के सोपान का जो है बल देगा, किस प्रकार के सोपान की विषय वस्तु देगा बच्चे को? तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ये पूछा जाता है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन किसके अनुसार प्राप्त होता है? तो जब कोई अच्छी चीज़ आप किसी बालक को बताते हैं, बालक उसको ग्रहण करता है और अपने जीवन में उसको उतारता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 8, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है वो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होती है। संज्ञानात्मक शब्द जहां पर भी आ जाए समझ लेना दिमाग से संबंधित कोई भी बात की जा रही है, यानी दिमाग के बारे में बात की जा रही है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि जो बालक दिन भर देख रहा है, जो अपने आसपास की चीजें देख रहा है उसको ग्रहण कर रहा है, स्टोर कर रहा है अपने दिमाग में, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास कहां से प्राप्त होता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया से प्राप्त होता है। नंबर 9 देखिए, ब्रिटिश वैज्ञानिक रेमंड कैटल के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की जी से गठित होती है? तो ध्यान रखना, फैक्ट वाला प्रश्न है। बुद्धि 2 प्रकार के जी से गठित होती है, 2 प्रकार के जी से मिलकर के बनती है। नंबर 10, बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? सही आंसर है सामाजिक संपर्क एवं सामाजिक भागीदारी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। देखिए, अगर हम चाहते तो इसको 4 ऑप्शन बना करके ला सकते थे आपके सामने, लेकिन आपके पास में पहली बात तो टाइम कम बचा है, ठीक है। 4 ऑप्शन
पढ़ने में ये वीडियो कम से कम 1.5 घंटे की हो जाएगी। और ये हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, सुपर मैराथन करा रहे हैं, यानी कि फुल स्पीड में अपन चलने वाले हैं। बाकी आपको हम थ्योरी कंप्लीट दे ही चुके हैं, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट दे ही चुके हैं, ब्रह्मास्त्र कंप्लीट दे चुके हैं, पूरा अच्छे से समझा चुके हैं। ये तो आपका रिवीजन चल रहा है सुपर फास्ट वाला, ठीक है। तो इसमें हमने इसीलिए ऑप्शन को कवर नहीं किया है। और अगर आप इसकी पीडीएफ निकलवाते और अगर हम ऑप्शन देते तो यही पीडीएफ आपकी 60 पेज की हो जाती, ज़्यादा चार्ज लगता। अभी यह पीडीएफ केवल 30 पेज की है। अगला फायदा यह है कि वन लाइनर फैक्ट अगर आप याद कर लेंगे, पढ़ करके चलेंगे, तो जब आपको ऑप्शन में ये प्रश्न मिलेगा और यह ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप सीधे इसी ऑप्शन पर टिक करेंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे। बाकी की ऑप्शन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, तो वहां पर भी आपका समय बचेगा। तो कुल मिलाकर के समय हमको बचाना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग पर भी हमको टाइम देना रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली कब होता है? अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना अधिक सार्थक और प्रभावशाली कब होगा? जब वह स्वनिर्देशित हो। स्वनिर्देशित का अर्थ है आपने बालक को खूब पढ़ा दिया, सारी चीज़ें बता दी भैया महात्मा गांधी ऐसे थे, महात्मा गांधी कभी भी उधम नहीं करते थे, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, खूब अच्छा आपने पढ़ा दिया, आपने खूब अच्छा अधिगम बालक को दिया, लेकिन बालक ने स्वनिर्देशित अधिगम प्राप्त नहीं किया, यानी कि उन चीज़ों को अपने मन में उतारा नहीं, उन चीज़ों को अपने जो है कामों में नहीं उतारा, तो समझ लीजिए आपका निर्देशन किसी मतलब का नहीं है, आपका अधिगम किसी मतलब का नहीं है, ठीक है। तो अधिगम अधिक सार्थक कब प्राप्त होगा? जब वह स्वनिर्देशित हो, बच्चा उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारे, वह भी हिंसा नहीं करे, वह भी किसी को गाली नहीं बके, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करे। अगर आपने उनको महात्मा गांधी जी के बारे में बताया है तो स्वनिर्देशित जब होगा अधिगम, तब वह अच्छी तरह से सार्थक और प्रभावशाली होगा। आपने पता चला कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बताया है और बालक जाकर के घर पे लड़ाई कर रहा है, यानी हिंसा कर रहा है, तो ये फिर क्या होगा? सार्थक नहीं होगा। जब तक वह खुद से सीखने का प्रयास नहीं करेगा, खुद के जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक आपका अधिगम सार्थक नहीं माना जाएगा। नंबर 12 देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह कथन किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? आप सबको पता है कोविड लगा था, 2019 में कोविड बीमारी आई, 2020 में कोविड लग गया था, मतलब लॉकडाउन वगैरह लग गया था। तो ऐसे में बालकों की मुस्कान चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, और अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे थे, तो बोरिंग सा उनको लगने लगा था, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ? उनको बहुत ज़्यादा तनाव ने घेर लिया, ठीक है। जो बच्चे बहुत खेलते थे, अपना खेलने कूदने में समय बिताते थे, वो घर में कैद हो गए थे, तो तनाव हो गया था। तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से इफेक्ट किया। बिल्कुल सही बात है, नकारात्मक रूप से इनके ऊपर प्रभाव डाला था। तो इस प्रकार का जो कथन है वो किस प्रकार के संबंध को स्थापित करता है? संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान शब्द आ गया, यानी कि उनके दिमाग पर निगेटिव इफेक्ट डाला था। संज्ञान शब्द जहां पर भी आ जाए, समझ लीजिए दिमाग से संबंधित बात की जा रही है, ठीक है। तो संज्ञान एवं संवेग जो है, इस कथन को स्पष्ट कर सकता है कि कोविड-19 के दौरान बच्चे जो है तनाव की स्थिति में थे। नंबर 13, अचेतन मन के ऊपर किसने बल दिया है? फैक्ट प्रश्न है। फ्रायड महोदय ने अचेतन मन के ऊपर बल दिया है। आगे देखिए नंबर 14, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल महोदय ने दिया था। पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? तो भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक का अर्थ होता है किसी चीज को बढ़ाने वाला, जैसे कि ये है लालटेन, ठीक है, ये लालटेन है, ऐसी थी होती थी बचपन में लालटेन, ठीक है। अब इसमें अगर दीपक लगा हुआ, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपने तेल नहीं डाला तो ये इसको उद्दीपित नहीं करेगा, धीरे धीरे लालटेन जलती रहेगी। लेकिन अगर आपने इसमें तेल एकदम से अच्छा खासा तेल डाल दिया तो ये क्या करेगा? उद्दीपित कर देगा, इसको प्रज्वलित कर देगा और प्रकाशमय कर देगा। तो वही कह रहे हैं, पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक होता है। जैसे इस लालटेन को भोजन मिला, इसने उद्दीपन करना चालू कर दिया, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही है ना आपके? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आप एग्जाम सेंटर पर जब जाएं तो निश्चिंत होकर के जाएं और दिमाग पर किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें। आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे, ये दृढ़ निश्चित होकर के जाएं, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको हम वीडियो बना करके अच्छे से समझा देंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, किसको पहले छोड़ देना है, बाद में अटेम्प्ट करना है। ये सब आपको हम 6 तारीख वाली वीडियो में बताएंगे। 7 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। चलिए भैया, 16 नंबर, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? तो जॉन डीवी महोदय ने चिंतनशील सोच की चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट है। नंबर 17, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थानेडाइक महोदय ने किया है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? तो जैव तथा अजैव दोनों चीजें प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जीवित हैं, चाहे वो मृत हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चाहे वो पक्षी हैं, ठीक है, चाहे वो फल लगे हुए हैं, ये फल हैं, पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें चाहे जीवित हों या अजीवित हों, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। ध्यान रखना। आगे बढ़िए,
नंबर 19, नवजात शिशु का भार कितना होता है? जो बच्चा ने अभी अभी जन्म लिया है उस बालक का एक एवरेज जो है वजन कितना होता है? 7 पाउंड होता है। अब कुछ कुछ बहुत ज़्यादा वजनशील होते हैं, अरे भैया उसका बेटा तो बहुत तंदुरुस्त है, बहुत उसका वजन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक अलग सी बात हो जाती है। लेकिन जो एवरेज एज होती है वो 7 पाउंड एवरेज वजन होता है एक बालक का जो नवजात शिशु है। नंबर 20, पूर्ण गर्भकाल का समय कितना होता है? 40 सप्ताह से लेकर के 42 सप्ताह तक का भी माना जा सकता है पूर्ण गर्भकाल का टाइमिंग, ठीक है। चलिए, यानी प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग होती है वो 40 वीक तक होती है, 40 से 42 वीक माना जाता है। 21 देखिए, किस समय तक प्लेजेंटा पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाता है? तो 12 से 14 सप्ताह में ये प्लेजेंटा पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाता है। कितनी बार आपको प्लेजेंटा के बारे में बता चुके हैं। प्लेजेंटा क्या होता है? ये मान लीजिए गर्भाशय है, गर्भाशय के पास में ही एक यहाँ पर ग्रंथि बनी हुई होती है जो बालक को खाना पीना, हवा पानी सब कुछ बालक को देती है और बालक द्वारा निकाली गई गंदगी को भी वो जो है क्या करती है? मैनेज करती है। तो इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? प्लेजेंटा कहते हैं। आगे समझ में? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। जन्म के पूर्व की अवधि कौन सी है? तो गर्भधान और जन्म के बीच का संपूर्ण काल जो होता है वो जन्म के पूर्व का काल कहलाया जाता है। मतलब कि जब बालक का अभी जन्म नहीं हुआ है, बालक अभी दुनिया में आया नहीं है, उसके पूर्व का टाइमिंग कौन सी हो जाएगी? वही जब गर्भधान मतलब जब गर्भधारण हुआ था तब से लेकर के जन्म के बीच तक का जो टाइमिंग होती है वो जन्म के पूर्व की अवधि कहलाती है। दर्शन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये फैक्ट वाला प्रश्न है। अरस्तु महोदय को कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, इन्हीं का दूसरा नाम एरिस्टोटल है, ठीक है। एरिस्टोटल इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम सोमनाथ है, लेकिन वो सोमनाथ इतना बड़ा नाम है यार, वो बोला अरे इतने बड़े नाम को हम नहीं रखेंगे। क्या किया उसने? सोमनाथ का सोनू कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा ही इन्होंने किया। इनका नाम एरिस्टोटल था, अपना नाम बदल करके अरस्तु कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नंबर 24, अब ज़्यादातर क्या करते हैं? अरस्तु नहीं देते, अब जो एरिस्टोटल ही दे देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अभिवृत्ति किसका उदाहरण है? तो एकांकी प्रक्रिया का उदाहरण है अभिवृत्ति। फैक्ट वाला प्रश्न है। बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? 3 से 6 वर्ष तक की जो अवधि होती है बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है। बालक हर चीज जानना चाहता है, उसके अगल बगल ये बैंड बज रहा है तो ऐसा क्यों बज रहा है, ये पेड़ पौधे पक्षी हैं तो इतने बड़े क्यों हैं, तो खुद पर वो ध्यान देता है और आसपास की सारी चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो 3 से 6 वर्ष की यह अवधि बालक की स्वकेंद्रित अवधि होती है। अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछता है, जब उसको अपने खुद से जवाब नहीं मिलते हैं फिर वो सामने पिताजी से पूछेगा, दादा से पूछेगा। यानी कि ये जो 3 से 6 वर्ष की अवधि होती है, आपने देखा भी होगा अगर आपके घर में छोटे छोटे बालक हों, इस टाइमिंग पर आपसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बाल्यावस्था में कौन कौन से काल आते हैं? भैया टोटल बाल्यावस्था 2 से लेकर के 11 या फिर 12 महीने तक जो है 12 साल तक जो है बाल्यावस्था का टाइमिंग होती है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं पूरी बाल्यावस्था में? तो पूर्व बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है और उत्तर बाल्यावस्था होती है। यह आपको ध्यान रखना है। 2 से लेकर के 12 साल तक यह चलती है। NARI का मुख्यालय कहाँ पर है? फैक्ट है, पुणे में इसका मुख्यालय स्थित है। NRHM के तहत कितने ग्रामीण लोगों पर आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है? तो टोटल 1000 लोगों पर आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है। नंबर 29 देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई? ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई। यही आज का आपका प्रश्न है। ICDS की स्थापना कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में आज आपको कमेंट लिखना है। ये देखो आंसर भी लिख दिया होता अभी हमने गलती से, ठीक है। तो ICDS की स्थापना कब की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का पहला प्रश्न। आगे बढ़िए। नंबर 30, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं, वे बच्चे क्या सीखते हैं? तो बात करना। जैसे जैसे माता पिता जो जो बातें करेंगे, जिस लैंग्वेज में जिस टोन में माता पिता बात करेंगे, उसी टोन में ये जो बालक है वो भी वही चीज़ें सीखेगा और उसी टोन में बात करेगा। तो घरेलू अधिगम का अर्थ है घर पर जो उसको शिक्षा दी जा रही है, माता पिता के बात करने से जो शिक्षा मिल रही है। तो बच्चों से अगर अंतःक्रिया करते हैं तो वे बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चों से आप बात करेंगे, उनसे जैसे भी बात करेंगे तो बच्चे बात करना सीखते हैं माता पिता की अंतःक्रिया से, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? IQ कितना होता है? तो जो प्रतिभावान बालक होता है, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, उसकी बुद्धि लब्धि 140 IQ होती है। किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन कौन सी हैं? इसमें आप मात्र खेल दे सकते हैं, गीत सुना सकते हैं, कहानियाँ, उपहार इत्यादि देकर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की पढ़ाई को हम किंडरगार्टन पद्धति कहते हैं। इसी को किंडरगार्टन पद्धति भी कभी कभी लोग कह देते हैं। बालक को एक जो है गार्डन में रहने वाले उसकी तरह माना गया है कि बालक एक गार्डन में रहने वाला व्यक्ति है, मतलब कि एक पौधा है और हम लोग क्या हैं, एक माली हैं जो उसको डेली प्रतिदिन दाना पानी जो है पानी वगैरह देते रहते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं किंडरगार्टन पद्धति के अंतर्गत जिससे हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? तो मात्र खेल हो सकता है, जो वहाँ का लोकल जो खेल होता है, ठीक है ना। देखो
मान लीजिए कहीं कहीं पर कबड्डी खेला जाता है, कहीं पर खो खो खेला जा रहा है, तो मात्र खेल हो सकते हैं, गीत हो सकते हैं, कहानियाँ और उपहार। नंबर 33, मनुष्य के आनुवंशिकता के द्वारा कौन कौन से लक्षण निर्धारित होते हैं। आनुवंशिकता के बारे में आपको बताया जा चुका है। जैसे माता पिता होंगे वैसा वैसा बालक दिखाई देता है। कहते नहीं है, अरे ये तो अपने मम्मी पर गया है, अरे ये तो अपने पापा पर गया है, दादा पर गया है, दादी पर गया है। तो ये क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें मनुष्य के आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक कहते नहीं, अरे वो तो बहुत सांवला है, उसके पापा सांवले हैं ना इसलिए सांवला है वो, ठीक है, वो तो बहुत गोरा है, उसकी मम्मी गोरी है तो गोरा है। तो ये जो त्वचा का रंग होता है, जो व्यक्तित्व होता है, वो उसकी आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं। किसी के मम्मी पापा बहुत सौम्य स्वभाव के हैं तो बालक भी बहुत सौम्य स्वभाव का होगा। मम्मी पापा बहुत झगड़ालू होंगे तो निश्चित है बालक भी झगड़ालू होगा। लेकिन ये ज़्यादातर डिपेंड करता है बालक जो सीखता है कब, जब बालक आपके सामने है और आप जैसे बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, तो बालक भी प्यार से बात करना सीखेगा। चलिए, सूज का सिद्धांत ये किसने दिया था, कोहलर महोदय ने दिया था। अगला देखिए, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है। तो रक्त को जमाने का मुख्य तत्व कौन सा है, विटामिन के। सबको पता है विटामिन के जहाँ अगर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में है, आपको कहीं मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गई, ब्लड बाहर की ओर निकलने लगा, तो ऐसे में विटामिन के क्या करता है, यहाँ पर एक झिल्ली बना देता है और ये ब्लड का जो बहना है वो रुक जाता है, यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड सीधे निकलने लग जाता है। तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त को जमाने के लिए। चलिए 36 नंबर देखिए, भाषा सीखने के साधन कौन कौन से होते हैं। भाषा सीखने का अर्थ है, एक छोटा सा बालक है, ठीक है, आपने देखा है होगा, दादी होती हैं, नानी होती हैं, दादी नानी लोग जो है कहानियाँ सुनाती हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। तो खेल हो गया, कहानियाँ हो गया, अनुकरण हो गया, इनसे बालक जो है वो भाषा सीखने का प्रयास करता है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, नंबर 37, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है बालक के, तो कहते हैं कि बालक कुछ सीख रहा है। क्या कर रहा है, बालक कुछ सीख रहा है, अच्छी बातें सीख रहा है, राधे राधे बोलना सीख रहा है। ठीक है ना, सब लोग राधे राधे बोल दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राधे राधे इसी बात पे, ठीक है। तो राधे राधे बोलना, बच्चा अगर आप बच्चे के सामने राधे राधे बोल रहे हैं तो बच्चा भी उसको सीखेगा, बच्चे को अनुभव होगा कि ये बात बार बार क्यों बोली जा रही है, कोई अच्छी बात है क्या, उसका प्रशिक्षण उसको मिलेगा और बालक सीख जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। आगे बढ़िए 38, दूसरे लोगों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर। अब इसको एक बात से समझिए, मान लीजिए कि ये आपका बालक है, ये आप हैं और ये आपके रिश्तेदार हैं। ठीक है, अब रिश्तेदार थोड़े से खड़ूस होते हैं, ठीक है ना, वो बच्चों को परेशान करते हैं। रिश्तेदार आ गए भैया, ठीक है, अब क्या है, आपने बता रखा अपने बालक को कि बेटा वो जो अंकल जी हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे अंकल हैं, आपको जा करके उनके चरण छूने हैं, उनके पैर छूने हैं। तो दूसरों लोगों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाएं आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, सामाजिक शिक्षा उनको क्या दी गई है, ठीक है, या उनको क्या अनुभव प्रदान किए गए हैं, मम्मी पापा ने क्या बताया है। अब जब बालक उनको जितनी बार भी रिश्तेदार को देखेगा जा करके पैर छुएगा। वहीं पर अगर आपने बता दिया बेटा वो खड़ूस अंकल हैं, उनके सामने आपको नहीं जाना, उनसे बात नहीं करना है, तो फिर जो वो अंकल अगर घर पे आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हो रहा है, तो बेटा भी ऐसी जवाब देता है, अरे तुम्हें क्या मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सामाजिक शिक्षा पर डिपेंड करता है कि बच्चा दूसरों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, तो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाया कीजिए। चलिए 39, REPA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन अथॉरिटी, ये REPA का फुल फॉर्म होता है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है जो किस शताब्दी में शुरू हुआ था। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। आगे बढ़िए, प्रशिक्षण के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव, और शून्य मतलब बिल्कुल भी प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो 3 प्रकार इसके होते हैं। आगे बढ़िए, इसके अलावा MP-TET वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। भाई जिन लोगों का एग्जाम निकल गया है प्री का, वो लोग चयन परीक्षा के नोट्स ले सकते हैं। MP आबकारी नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग मंगा सकते हैं। MP पुलिस, MP वर्णरक्षक के भी नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखिए, बच्चों का विकास किस प्रकार का होता है। तो व्यवस्थित रूप से होता है, बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है। हर चीज़ टाइम टू टाइम आती है। बच्चे जैसे दांत हैं, तो दांत आपके मान लीजिए कि 9वें महीने से आना शुरू हो जाएंगे बच्चे के। ठीक है, उसके बाद में ये सारे दांत दूध के दांत हैं, ये टूटना भी शुरू हो जाएंगे, नए दांत आने शुरू हो जाएंगे। तो व्यवस्थित रूप से हर चीज़ होती है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्ति यानी कि पर्सनल, ठीक है ना,
व्यक्ति का अर्थ है कि बच्चे के अपने उस पर भी निर्भर करता है कि बच्चा कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, कितनी तेज़ी से चीज़ों को सिखाया जा रहा है। तो व्यवस्थित रूप से तो होता है, लेकिन हर किसी का अलग अलग भी होता है। किसी के 9वें महीने में दांत आ जाते हैं, किसी के 7वें में आ जाते हैं। कोई कहता है भैया मामा को जो है पैसा वैसा देना पड़ेगा, वो सब होता है। किसी के 10वें महीने में आते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाता है। यानी सबका व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से होता है। पहले बालक घुटनों से चलना सीखेगा, फिर बालक खड़ा होना सीखेगा, फिर खड़े होकर के चलना सीखेगा। तो ये तो व्यवस्थित रूप से हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी अलग होता है। किसी के दांत बाद में आते हैं, पहले आ जाते हैं। कोई बोलना पहले शुरू कर देता है, बाद में, ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ें अलग अलग बच्चों की अलग अलग उनके विकास के अकॉर्डिंग होती हैं। 43 देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही कूदना चालू कर देगा, तो ये कूदना नहीं चालू करेगा, ठीक है। वो तो सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से ही होंगी। आगे समझ में चलिए। 43 छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधी कारक क्या होता है। तो अगर अधिगम का अर्थ है सीखना, पढ़ना, ठीक है ना, तो छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। अगर आप उनको पारंपरिक और नीरस शिक्षक शैली देंगे, यानी कि जो अभी तक आप रटाते चले आ रहे हैं, अगर आप भी कहेंगे हाँ बेटा एक बालक खड़ा हो जाए और आ अनार से लेकर के ज्ञा तक उसको सुनाए और सब बच्चे उसको दोहराएंगे, तो फिर वो बच्चे ऐसे झूमते रहते, ऐसे झूमते रहते, आ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख। तो वो क्या होता है, नीरस शिक्षक शैली होती है और पारंपरिक शिक्षक शैली होती है। इसमें क्या होता है, छात्रों पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। अब आजकल आप देख रहे होंगे, आपने एक आध वीडियो भी देखा होगा, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन उनको चूहे ने खाया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एकदम मॉडर्न चीज़ें हैं। बच्चों को हंसी हंसी में खिला खिला करके खूब अच्छे से पढ़ाना है उनको, जिससे कि उनको बोरियत का एहसास ना हो। यानी कि नीरस शिक्षक शैली नहीं अपनानी है। अगर आप नीरस शिक्षक शैली नहीं अपनाएंगे तो बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप नीरस शिक्षक शैली अपनाएंगे, बोरिंग अपनाएंगे, तो बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमको भी अच्छा लग जाता है, ठीक है ना। चलिए, अधिगम में कौन सा दृष्टिकोण प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा होता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा रहता है। जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा, और साथ ही साथ में वैसा ही आपको प्रोत्साहन मिलेगा। लोग आपकी बड़ाई भी करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। 45 क्या HIV माँ के दूध से फैल सकता है। बिल्कुल सही बात है, HIV माँ के दूध से फैलता है। और किस किस से फैलता है, HIV के बारे में डिटेल जानकारी आपको हम PDF में बता चुके हैं। और हमारा फेसबुक पेज है, FB का पेज है, सक्सेस जंक्शन के नाम से FB पेज है। 1.2 के उस पर सब्सक्राइबर हैं भाई, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली हम आर्टिकल्स डालते रहते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल डाल देते हैं। जैसे HIV के ऊपर हमने डाल दिया, पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर डाल दिया, सारी बातें उसमें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। तो वो जाकर के आप जरूर देख लेना, पढ़ सकते हैं आप। वहाँ पर हम आर्टिकल्स डालते रहते हैं डेली, एक दो तीन आर्टिकल डालते रहते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टीकाकरण पर डाल दिया था, ICMR पर डाल दिया था, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग फेसबुक सब लोग चलाते हैं, सर्च करना सक्सेस जंक्शन के नाम से, अपना सिल्वर प्ले बटन वाला वहाँ पर प्रोफाइल लगा होगा, उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए, एक श्रवण बाधित बच्चों को क्या सिखाने में बहुत समय देना पड़ता है। तो उनको भाषा सिखाने में बहुत समय देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये वो बालक है, ठीक है, और ये उसके कान हैं, पीके वाले कान बना दिए हमने, ठीक है ना। अब ये उसके कान हैं, अब जब उसके पास में कोई ध्वनि जा ही नहीं रही उसके अंदर, तो आप उसको कैसे सिखाएंगे, उसको भाषा कैसे सिखाएंगे। क्योंकि वह श्रवण बाधित बालक है, तो भाषा सिखाने में उसको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 47 देखिए। पूर्व पारंपरिक एवं पश्चिम पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो कोहल वर्ग के नैतिकता का सिद्धांत जो है, इसके आधार पर पूर्व पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किया गया था। 48 देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र में ICDS सेवाएं प्रदान करने वाले ECCE अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो ECCE अधिकारी होता है वो आंगनवाड़ी का जो शिक्षक होता है वही ECCE अधिकारी होता है। आगे बढ़िए 49 दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में विद्यालयों में क्या समावेश करने का प्रावधान है। तो 1995 में जो दिव्यांग अधिनियम आया था उसमें बताया गया था कि विद्यालयों में रैंप आपको बनवाने हैं। यानी कि एक तो आप सीढ़ी लगा सकते हैं बालक को ऊपर चढ़ने के लिए, जो सीढ़ी वाले बनाते नहीं है चढ़ने वाला, अब वो सीढ़ी नसैनी वाली सीढ़ी नहीं, ऐसी वाली, ऐसे थोड़ी बालक चढ़ेगा, वो जो नीचे रैंप टाइप में बनाते हैं सीढ़ी वाला, उसके बगल में आपको एक ढलान वाला रैंप भी बनाना होगा, जिससे कि दिव्यांग बालक इस रेलिंग को पकड़ करके स्कूल में जा सके। ये 1995 वाले में बोला गया था।
चलिए, 11 या 12 वर्ष की आयु के आसपास कौन सी स्थिति शुरू होती है जो 2 वर्ष तक चलती है? आपको बताया है बाल्यावस्था 2 साल से शुरू होती है और 11 या फिर 12 वर्ष तक चलती है। 11 और 12 वर्ष के बाद में एक स्थिति चालू हो जाती है जिसे हम यौवना आरंभ कहते हैं। यौवना आरंभ जो कि 11-12 वर्ष से शुरू होती है और 2 वर्ष तक चलती है। इसी में महिलाओं में रजोदर्शन आता है। रजोदर्शन का अर्थ है कि मतलब कि उनके अंदर जो यौवनावस्था की शुरुआत होती है वो रजोदर्शन से होती है, जो कि 12 वर्ष के बाद में शुरू होता है। ठीक है, और रजोनिवृत्ति क्या होती है? आपको बताया था, रजोनिवृत्ति से यौवना अवस्था समाप्त हो जाती है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। 51 देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र में कितने साल के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है? तो प्री जो आपकी स्कूल वाली गतिविधियां होती हैं वो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए की जाती हैं। अब ये प्री स्कूल क्या गतिविधि कहाँ पर होती है? आंगनवाड़ी केंद्रों में होती है। आप देखते हैं 5 साल का बच्चा आंगनवाड़ी केंद्रों में जाता है, वहाँ पर उसको किस्से कहानियाँ सुनाए जाते हैं और वो दही महेरी वगैरह दी जाती है खाने के लिए, ठीक है ना, और खाता है और बढ़िया से राशन लेकर के घर पर आ जाता है। तो ये बालक कौन से होते हैं? 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं जो पूर्व स्कूली गतिविधियों का जिनके लिए आयोजन किया जाता है। आगे बढ़िए, 52 नंबर। एड्स किसकी वजह से फैलता है? सबको पता है, वायरस की वजह से फैलता है। वायरस का नाम है HIV वायरस। अब इसी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? भाई आप गूगल से भी सर्च करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूर है जिससे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। मध्यम स्तर पर मानसिक रूप से मंद बच्चे कौन से होते हैं? तो मध्यम स्तर पर जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं वो प्रशिक्षित मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं। इनको आपको हर टाइम प्रशिक्षण देना पड़ता है। किसी भी कार्य को सिखाने के लिए आपको बार बार इनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मध्यम स्तर पर मानसिक रूप से मंद बालक। आगे बढ़िए, 54 बच्चों के सामाजिक विकास का मुख्य कारक क्या होता है? तो आप सबको पता है, बच्चा सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखेगा, मुख्य कारक उसका क्या होगा? परिवार होगा। तभी आपके स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हैं आपके अपने बच्चों के, तो टीचर कहते हैं भैया हम तो यहाँ से बहुत कुछ सिखा दें, लेकिन अगर आप घर पर नहीं पढ़ाओगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब आपको होमवर्क तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो क्या होता है? परिवार से बच्चे सब कुछ सीखते हैं। सामाजिक विकास का जो मुख्य कारक होता है वो कौन होता है? परिवार होता है, फैमिली होती है, माता पिता भाई बहन होते हैं। नंबर 56 दादा दादी भी होते हैं। ऐसा मत कहना कि सबने दादा दादी नहीं कहा, दादा दादी भी होते हैं। भैया परिवार में सब कोई आ जाता है। ठीक है, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत विकसित होते हैं? तो वो नीचे वाले 2 दांत होते हैं ना, कृंतक दांत, इन्हें हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। ठीक है, एक नीचे वाले 2 दांत पहले आते हैं और फिर ऊपर के ये 2 दांत पहले आते हैं। ये 4 दांत सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में कैनाइन वगैरह बाकी और सारे जो दांत होते हैं वो सारे आने शुरू होते हैं। अग्रचवर्णक ये सारी चीज़ें बाद में आनी शुरू होती हैं। सबसे पहले कृंतक दांत आते हैं। माता के स्तन का हिंड मिल्क किससे भरपूर होता है? तो माता के स्तन का जो हिंड मिल्क होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन ई के साथ में वसा होती है। 3 चीज़ होता है, विटामिन ए होगा, विटामिन ई होगी और वसा। ये तीनों चीज़ हिंड मिल्क में मौजूद रहती हैं। 58 देखिए, मानव विकास के क्षेत्र को किसमें विभाजित किया गया है? तो किसमें विभाजित किया गया? मानव विकास के क्षेत्र को शारीरिक में विभाजित किया है, यानी कि शरीर आपका अच्छा होगा। संज्ञानात्मक मतलब समझ गए, दिमाग, जहाँ पर भी संज्ञानात्मक शब्द आए दिमाग से है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, इन 4 चीज़ों में मानव के विकास को डिवाइड किया गया है। 59 देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नए संक्रमण की दर को 50% तक कम करना एवं पीड़ित व्यक्ति को व्यापक देखभाल और उपचार प्रदान करना, ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में PDF में आपको थ्योरी वाली में अच्छे से बताया गया है। चलिए, नंबर 60 देखिए, ब्रेल लिपि किस पर आधारित है? ध्यान रखना, कई बार लोगों में कंफ्यूज होता है। अगर बिंदुओं का उभार दिया गया है, बिंदुओं के उभार पर, तो आपको बिंदुओं के उभार लगाना है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन इसको काट दिया है, पहले पे दिया है बिंदुओं पर, ठीक है, और दूसरे पर दिया है उभार पर, ठीक है, तो आपको बिंदुओं ही आंसर लगाना रहेगा, उभार नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं बताया कि किसके उभार पर। अगर बिंदुओं का उभार दिया गया है तो बिंदुओं का उभार लगाना है, लेकिन अगर बिंदु अलग दिए हैं, उभार अलग दिया है, तो आपको बिंदु सही आंसर लगाना रहेगा। डॉट डॉट से मिलकर के ब्रेल लिपि बनी हुई होती है। जो आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके लिए यह लिपि जो है लुई ब्रेल महोदय के द्वारा बनाई गई थी। बताइए, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आज का तीसरा प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से कह रहे हैं, बेशक गूगल पर सर्च करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। चलिए, शैशवावस्था की अवधि क्या होती है भैया? तो शैशवावस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है, ये शैशवावस्था की अवधि कही जाती है। इसके बाद में बाल्यावस्था शुरू हो जाती है।
यूनिसेफ बाल संरक्षण कार्यक्रमों निवारण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? जो यूनिसेफ ने कार्यक्रम चालू किए हैं उसमें किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चालू किए गए हैं? बाल श्रम पर निषेध लगाना, यानी बच्चे किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कह दिया जाओ बेटा पानी लेकर के आओ, तुम पानी लेने नहीं जा रहे हो, हम तो यूनिसेफ में शिकायत कर देंगे। नहीं भैया, ऐसे काम तो करना ही पड़ेगा ना, छोटे छोटे काम तो करोगे। मतलब कारखानों में नहीं काम करोगे आप, कोई कठिन काम आपसे नहीं कराया जाएगा, ईंटें नहीं ढुलाई जाएंगी, ये यूनिसेफ ने कहा है। उसके बाद में बच्चों के अवैध व्यापार पर रोक लगाई गई है। संघर्ष और आपात स्थिति में जो बच्चे फंसे हैं उनका संरक्षण करने के लिए यूनिसेफ बाल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आगे बढ़िए, नंबर 63। आईसीडीएस के अनुसार गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय होते हैं, वही आंगनवाड़ी वाली बात आ गई। इसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो गतिविधि आधारित होनी चाहिए। गतिविधि आधारित का अर्थ है आप उनको करके दिखाइए चीज़ें कि देखो बेटा ये चूहा है, ये चूहा गया कहाँ, मार्केट में सब्जी लेकर के आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसको कैलेंडर के माध्यम से बताइए, ठीक है, बोर्ड लगा करके बताइए। तो गतिविधि आधारित शिक्षा देनी चाहिए। पूर्व जो स्कूल होते हैं, पूर्व की जो शिक्षा होती है। चलिए, शिक्षा की मॉन्टेसरी प्रणाली क्या है? तो यह मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से छात्रों को लिखने और पढ़ने का कौशल सिखाती है। मॉन्टेसरी प्रणाली, शिक्षा की मॉन्टेसरी प्रणाली की जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, विकास की भ्रूणीय अवस्था किस अवधि को संदर्भित करती है? तो 2 से 8 सप्ताह तक की जो अवधि होती है उसे हम विकास की भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। 67, सृजनात्मकता किसके साथ बढ़ती जाती है? सृजनात्मकता का अर्थ है क्रिएटिविटी। तो अनुभव के साथ में क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप किसी चीज़ का अनुभव लेते जाएंगे वैसे वैसे आप नई नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे, नई नई चीज़ों के प्रति आपका दिमाग काम करना चालू कर देगा, आप क्रिएटिव हो जाएंगे अनुभवों के साथ में। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन चालू किया गया है। चलिए, कुल स्थायी दांत कितने होते हैं भैया बताओ? तो कुल स्थायी दांत 32 होते हैं। कहते हैं ना लोग अभी एक झापड़ में तुम्हारी 32 ही गिर जाएगी, तो बस ऐसे ही याद कर लो। टोटल स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 होंगे तभी तो गिरेंगे ना, तो तभी तो कहते हैं कि 32 गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये मान रखा है भैया कि 32 दांत जो है वो स्थायी दांत होते हैं। तो कुल स्थायी दांतों की संख्या 32 ही होती है, 32 होती है। ठीक है, चलिए नंबर 70, प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवा एवं शिक्षा एक कार्यक्रम है जो किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो बच्चों के समग्र विकास पर। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवा एवं शिक्षा कार्यक्रम है वो बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। 71 देखिए, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम वृद्धि कहते हैं कि बालक की वृद्धि कैसी हो रही है, व्यक्तिगत रूप से कितनी तेजी से हो रही है, तो ये जो क्षमता होती है उसको हम वृद्धि कहते हैं। 72, कौन बच्चे को बाल्यावस्था की अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकार भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो कौन करेगा भैया? माता पिता और भाई बहन करेंगे कि भैया देखो बाल्यावस्था की अवधि है, इस समय बालक ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, उसको कोई भी नई चीज़ पता चलेगी तो किससे पता चलेगी? अपने भाई बहन माता पिता से पता चलेगी। तो जो स्वीकार्य भूमिकाएँ हैं उसकी भूमिका क्या है, समाज में कैसे रहना है, उसको कैसा व्यवहार करना है, ये सारी जानकारी उसको माता पिता और भाई बहन से प्राप्त होती है। आगे देखिए 73, गतिविधि के साथ बच्चों को सिखाने की शैली क्या कहलाती है? गति संवेदी कहलाती है। इंग्लिश में काइन एस्थेटिक कहते हैं। जब गतिविधि के साथ में बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाई जाती है, गतिविधि के साथ में कैसे सिखाते हैं आपको भी हमने ऊपर बता दिया था। 74, एक जीव में जीवन पर्यंत चलने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो भाई जब जीव का जन्म होता है और जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक अधिगम करता रहता है, यानी कोई ना कोई चीज़ें वो सीखता रहता है। चाहे इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन हमेशा वो कोई ना कोई नई चीज़ सीखता रहता है। आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा दादा दादी कहते होंगे ये बाल जो हैं मेरे ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं बेटा, तुम जैसे न जाने कितने लोगों को हमने पढ़ाया है, तुम जैसे कितने लोगों को हमने देखा है। तो उनका क्या कहना है कि वो अभी भी चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, तुम जैसे कितने लोगों ने क्या क्या किया उनसे उनको सब पता है क्योंकि वो भी पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, तो मतलब कि अधिगम क्या होता है? बालक हमेशा जब बालक जन्म लेता है दुनिया में जैसे ही आया सीखना शुरू कर देता है, अधिगम करना शुरू कर देता है, और जब तक बालक बड़ा होकर के बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग होकर के जाने लगता है, जाते जाते भी वो कुछ ना कुछ सीख करके जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए, PWD अधिनियम 1995 के मुख्य प्रावधान में क्या क्या शामिल है? तो शिक्षा और रोजगार, गैर भेदभाव, विकलांगता की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान, ये सारी चीज़ें PWD एक्ट 1995 में शामिल हैं। आगे देखिए 76, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 45 में, जो कि DPSP में दिया गया है। ठीक है, DPSP में बताया गया है कि अनुच्छेद 45 में जो बालक होंगे तो बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 45 में। आगे बढ़िए 77,
राज्यों और उनसे संबंधित राजधानियों के नामों को सीखना और या फिर याद करना किसके अंतर्गत आता है? तथ्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका कोई बालक है, मान लीजिए 5 साल का बालक है, आपने अभी देखा होगा ना, एक कौन सा वो क्या नाम है उसका, गूगल नाम है, क्या नाम है, गूगल बाबा कहते हैं उसको, ठीक है। छोटा सा बालक है, बहुत सारी चीज़ें उसको याद हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? तथ्यात्मक ज्ञान है। अभी उसने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं लिया है, लेकिन उसको बहुत सारी राजधानियों के नाम याद हैं, बहुत सारी देशों के नाम याद हैं, कौन सा देश किस जगह पर स्थित है वो उसको याद है। तो क्या किया उसने? चीज़ों को रट लिया है, ठीक है। तो अभी क्या किया उसने? फैक्ट वाला ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? राजधानियों के नामों को याद करने को हम तथ्यात्मक ज्ञान मानते हैं। 78 देखिए, क्या माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किए गए बच्चे का मामला बाल अधिकार उल्लंघन में आता है? नहीं भैया, नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है जैसे कि आप बचपन में आप स्कूल नहीं जाते होंगे, ठीक है ना, मम्मी आपको टांग पकड़ करके खींचते हुए स्कूल बस में ले जाती होंगी, चलो बेटा बस आगे बैठ कर स्कूल जाओ, और आप भयंकर रो रहे हो, नहीं जाना है, नहीं जाना है स्कूल, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि क्या बच्चों को विवश करना स्कूल जाने के लिए, इस मामले को हम बाल अधिकार उल्लंघन में काउंट करेंगे? तो नहीं करेंगे भैया, ये हमारे माता पिता हमारी अच्छाई के लिए कर रहे थे, ठीक है ना। हम भी अपने बच्चों की अच्छाई के लिए करते हैं, तो इसको हम बाल अधिकार उल्लंघन नहीं मानेंगे, इसको लेकर के हम कोर्ट में नहीं चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। ये लो भैया, छोटा सा हो गया, इसका भी अलग ही सिस्टम है। चलिए अब चलते हैं 78 पर। 78 क्या कह रहा है? क्या, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। चलिए भाई, अब हम चलेंगे 79 पर। NPCD। देखिए, NPPCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बधिरता निवारण एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये NPCCD का फुल फॉर्म हो जाएगा, NPPCD का। नंबर 80, ऊंचाई और आकार के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? हम वृद्धि कहते हैं। कि भाई इतना एज इसकी हो गई है और इसकी इतनी ऊंचाई है और ऐसा इसका आकार है, तो बताइए कि इसकी कितनी वृद्धि हो रही है। तो हम इस चीज़ को वृद्धि में काउंट करते हैं कि कितनी ऊंचाई से ये बढ़ रहा है और कितना उसका आकार बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? उसकी वृद्धि किस हिसाब से हो रही है। 81, UNCRC के अनुसार बाल अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होते हैं? तो 18 वर्ष से कम का जो भी बालक है वो बालक कहलाता है और इस पर जो है बाल अधिकार के नियम लागू होते हैं। 18 वर्ष से बड़ा हो गया फिर वो एडल्ट में आ जाता है, वयस्क हो जाता है, उस पर फिर बाल अधिकार के जो नियम कायदे कानून है वो लागू नहीं होते हैं। 82 देखिए, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबोट सेवा का क्या नाम है? तो ध्यान रखना, बाल मित्र नाम है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आंगनबाड़ी क्या है? तो बालक देखभाल केंद्र को हम क्या कहते हैं? आंगनबाड़ी कहते हैं। आपको पता था ना, क्रेच व्यवस्था, एक क्रेच नाम की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होता है? कामकाजी महिलाएं अपने बालकों को आंगनबाड़ी में छोड़ करके जा सकती हैं, शाम को काम करके जब वो वापस आ रही हैं अपने बालकों को लेकर के आ सकती हैं। तो ये क्रेच व्यवस्था शुरू की गई है सरकार के द्वारा। रचनात्मकता क्या है, यानी क्रिएटिविटी क्या होती है? तो कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, मौलिक का मतलब है यूनिक हो, ठीक है, इससे पहले किसी ने नहीं की हो, वो चीज़ अगर आपने कर दी तो इस चीज़ को हम कहते हैं वो बालक बहुत क्रिएटिव है, बहुत रचनात्मक है, ठीक है। तो रचनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी क्या होती है? ऐसा कुछ बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, जो यूनिक हो, जो इससे पहले किसी ने नहीं की हो। 85, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक महिला के लिए विवाह की कानूनी आयु क्या है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम उम्र की अगर किसी भी महिला का विवाह करते हैं तो वो बाल विवाह के अंदर काउंट किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग अधिनियम बनाए हैं और अधिनियम की PDF आपको हम दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 21 वर्ष का जो बालक होगा, अगर उस 21 वर्ष से कम का कोई भी लड़का है, उसकी शादी हो रही, तो वो भी बाल विवाह में ही काउंट किया जाएगा। विकासात्मक कार्य शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हैवीगस्ट महोदय के द्वारा दिया गया था। किस अवधि को विचारों में तूफान और आत्मविश्वास की अवधि कहते हैं? किशोरावस्था को। किशोरावस्था का मतलब है जब बालक किशोर हो जाता है ना, तो वो मतलब कि मान लीजिए 12 से 18 साल तक का जो बालक है, ये किशोरावस्था की शुरुआत होती है, ठीक है ना। ऐसे में बालक अपने आप को बहुत कुछ समझ लगता है कि जो भी है हम ही हैं भैया, इस शहर के हम हैं डॉन, हम हमारे आगे सारे फेल हैं, ठीक है ना। और विचारों में तूफान रहता है, अब आज ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे। देखना 12 से 18 साल का जो बालक होगा ना, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाए, खून गर्म रहता है। जैसे ही 25 साल का होता है ना, कॉम्पिटिशन के एज में आता है, फिर देखता अरे भैया यहाँ तो भयंकर कॉम्पिटिशन चल रहा है, सारे ही महिला पर्यवेक्षक बनने चले हैं, ठीक है ना। तो फिर उसका जोश जो है, खून जो है ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो तूफान और आत्मविश्वास की अवधि कौन सी होती है? किशोरावस्था को हम कहते हैं। आगे बढ़िए, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लगता है, ठीक है। चलिए, ऐसे में आपको बच्चों को अच्छे से समझाना रहता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, ये
ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, हम देख चुके हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसमें आपके लिए समस्या हो सकती है भविष्य के लिए, ठीक है। चलिए, 16 वर्षीय राकेश अपने आप से पृथक पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह क्या विकसित कर रहा है? तो वह स्वायत्तता विकसित कर रहा है, मतलब कि जो राकेश है ये क्या है, किशोरावस्था में है, 16 वर्ष है ना, 12 से 18, किशोरावस्था में है और अपने आप को पृथक कर रहा है, यानी दूसरों से अलग कर रहा है, स्वनियंत्रित हो रहा है, यानी हमारे ऊपर में कोई भी जो है कंट्रोल नहीं रखेगा, जो हूँ मैं खुद हूँ, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। माँ बाप दुश्मन लगने लगते हैं इस एज में, ठीक है ना, बाद में समझ आता नहीं मम्मी पापा सही कह रहे थे, ठीक है। तो इसमें वो क्या कर रहा है, तो ये स्वायत्तता करने का प्रयास कर रहा है, खुद को मतलब कि एक तरह से कैसे स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। 90 नंबर, एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो आप सबको बता रखा है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त के द्वारा एड्स फैलता है, ठीक है। और अभी बताया था माँ के दूध के द्वारा बच्चे में भी एड्स फैल सकता है। आगे देखिए, मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? तो गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ हो जाता है, हाथ पैर वगैरह बनते हैं तो विकास प्रारंभ होता है और फिर विकास अपने हिसाब से चलता रहता है। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्रायः किस अवस्था में देखी जाती है? तो वही किशोर अवस्था में देखी जाती है। अपना पहचान बनाना चाहता है बालक कि जो हूँ मैं हूँ भैया, मुझको लोग पहचानें, मुझे मेरा आदर करें, मेरे सम्मान करें, मेरे आगे पीछे 4 लोग चलें। तो ये कब बालक सीखता है? बालक सोचता है किशोरावस्था में सीखता है। आगे बढ़िए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है। इस दृष्टिकोण को एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? देखो इसमें क्या क्या रहे हैं, बच्चों में ज्ञान की रचना, माने बच्चे को कोई चीज़ अगर ज्ञान दिया गया है, उसने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसको रचनात्मक कार्य में बदलने की क्षमता होती है, ठीक है, और उसका अर्थ निकालने की क्षमता होती है। इस दृष्टिकोण में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी? तो एक शिक्षक जो है अनुदेशक की भांति कार्य करेगा, यानी बालक अगर कोई चीज़ सीख करके आया, कोई चीज़ देख करके आया है, तो अब इसको सही दृष्टि में मतलब पॉजिटिव सेंस में ले जाना है या फिर नेगेटिव सेंस में ले जाना है, ये कौन उसको सिखाएगा? उसका शिक्षक सिखाएगा, यानी शिक्षक जो है वो अनुदेशक की भांति कार्य करेगा। बालक मान लीजिए कहीं पर लड़ाई देख करके आया है, अपने शिक्षक से कहता है कि सर कल हमने देखा था कि वो तो लड़ाई कर रहे थे, तो शिक्षक क्या कहेगा? नहीं बेटा, ये गलत बात होती है, लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक ने अनुदेशक की भांति कार्य किया और उस अर्थ को ही डाइवर्ट कर दिया, लड़ाई के अर्थ को बता दिया कि ये गलत चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ है। अब बालक कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे समझ में। 94, HIV के कारण मानव शरीर की CD4 कोशिकाओं की संख्या कितनी कम हो जाती है? तो 200 से कम हो जाती है CD4 कोशिकाओं की संख्या। फैक्ट वाला प्रश्न है 95। बाल्यकाल कब से कब तक का होता है? तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की एज को हम बाल्यकाल मानते हैं। और भैया जिन लोगों को ने ऑलरेडी 199 की नोट्स ले रखी है, उन लोगों को आज 199 129 वालों को आज डेट कितनी है? 5 तारीख। आज 5 तारीख को 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में बचे हुए नोट्स, जिसमें कि आपका ब्रह्मास्त्र 7 हो जाएगा, ये बाकी की सारी ये सुपर मैराथन हो जाएंगी, इन सब की PDF नोट से प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो लोग अब 199 रुपये का खरीदेंगे, उन सबको ऑलरेडी ये सारी PDF एक साथ में लगी हुई मिलेंगी, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो तुरंत 199 पेमेंट करके खरीद लीजिए, मेहनत करके इस PDF को ही कंप्लीट करके जाइए, आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी आपको हम उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, आपको उदाहरण भी दिखा देंगे किस तरह से MP टेट को लोगों ने क्वालिफाई किया था लास्ट टाइम पर पढ़ करके। चलिए, बाल्यकाल कब से कब तक होता है? अभी आपको बताया था 6 से 12 साल तक होता है। आगे बढ़िए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा योजना क्यों शुरू की गई थी? निर्धन एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। 97 देखिए, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो 10 से 13 महीने के बीच में बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, मम्मा पापा दादा दादी बोलना शुरू कर देते हैं। 98 देखिए, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास क्या कहलाता है? तो ये विकेंद्रीकृत विकास होता है। समझिए क्या कह रहा है, ये है बालक, ठीक है, उसके हाथ पैर बना दिए हमने, ठीक है, ये आज कैसा बालक बन गया, लो हंसा देते हैं उसको। तो शरीर के केंद्रीय भाग से, यानी कि यहाँ से लेकर के बाहर की ओर अगर विकास हो रहा है, बाहर की ओर ही विकास होता है, उसके हाथ बड़े होते हैं, पैर बाहर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, एकदम स्पाइसी बाल हो गए हैं, ठीक है, तो बाहर की ओर विकास हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विकेंद्रीकृत विकास कहते हैं। और अंदर की ओर अगर विकास हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? विकेंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? तो जो विनय परीक्षण है वो बुद्धि का मापन करता है। आगे बढ़िए, थोड़ा स्पीड अपन तेज करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नंबर 100, अपनी सेंचुरी लगती हुई देखिए,
कितनी से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है? तो 70 से कम आईक्यू लेवल जिनका होगा उनको हम क्या कहेंगे कि ये मानसिक रूप से न्यून है। ठीक है। 101 बच्चों की झूठ बोलने की आदत को कैसे सुधार कर सकते हैं? तो सच बोलने वालों को पारितोषिक दे करके। ये रहा एक बालक, ठीक है, नटखट बालक है, ठीक है ना, ये क्या हमेशा झूठ बोलता रहता है। अब आप चाहते हो कि इसकी झूठ बोलने की आदत छूट जाए, तो आप क्या करोगे? एक दूसरा बालक जो हमेशा सच बोलता रहता है उसको आप इनाम दे दो कि बेटा तुम बहुत सच बोलते हो, आज तुमको चॉकलेट दी जाएगी। तो इस बच्चे को देख करके इसके अंदर भी ये भावना जागेगी कि भाई यार इसको ये हमेशा सच बोलता है तो इसको इनाम मिला है, अब हम भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे तो हम भी इनाम प्राप्त करेंगे। तो बच्चों के झूठ बोलने की आदत को कैसे सुधार सकते हैं? सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक दे करके, यानी कि गिफ्ट वगैरह दे दीजिए, उनको इनाम दे दीजिए, तो उनसे इसका भी जो है झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। चलिए 102 शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए? तो सहायता देने वाला बनाइए, प्रजातांत्रिक बनाइए, यानी कि सब लोगों की बातें सुनिए, और मित्रवत बनाइए, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके पढ़ें। 103 देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरण दिए हैं? फैक्ट वाला प्रश्न है। जीन पियाजे महोदय के द्वारा 4 चरण दिए गए हैं, और इन 4 चरणों के बारे में बाल विकास की सेकंड पीडीएफ में हमने बताया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जिन लोगों ने 199 वाली ली होगी, ऊपर दी गई होगी सेकंड पीडीएफ, ठीक है, बाल विकास 2 करके लिखा होगा, उसमें देख लेना। जीवन विकास के किस चरण में एक बच्चा बोलना शुरू कर देता है? तो शैशवावस्था में बालक जो है वो बोलना शुरू कर देता है। 105 देखिए, सिजोफ्रेनिया मनोवैज्ञानिक विकारों के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो सिजोफ्रेनिया का अर्थ है मानसिक विकास, ठीक है, ध्यान रखना, सिजोफ्रेनिया अर्थात मानसिक विकास। नंबर 106, बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? तो लोकतांत्रिक का अर्थ समझते हैं कि सबकी बातें सब कोई सुनेगा, मतलब कि एक यहाँ पर मान लीजिए माता पिता हैं, तो वो सारे बच्चों की बातें सुन रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप अगर अपने बच्चे की बात सुनेंगे, उसके भी सुनेंगे, उसके भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, तो सबको सारी चीज़ें बताएंगे और रचनाशीलता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है? परिवार होती है, अभी ऊपर आपको समझा कराए हैं। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया और कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? जीववादी सोच कहलाती है। जैसे आप कहते नहीं है बेटा ये तुम्हारी गुड़िया है, और गुड़िया देखो रो रही है, देखो गुड़िया अपने ससुराल जा रही है, देखो रो रही है, आप क्या कहते हैं? बच्चों को ये चीज़ बताते हैं कि गुड़िया में और कार में जीवन है, सजीव हैं वो चीज़ें। तो ऐसे में बच्चों के मन में क्या सोच विकसित हो जाती है? जीववादी सोच का विकास होता है। 109 देखिए, 109 क्या है? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था के बारे में बहुत कुछ आपको बता करके आए हैं ऊपर। 110, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? तो विविध प्रकार के समावेशी कक्षा बताया ना, समावेशी कक्षा का अर्थ है एक ही छत के नीचे अलग अलग प्रकार के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे मानसिक रूप से विकसित हों, अविकसित हों, बहुत तेज हों, एक ही छत के नीचे एक साथ में पढ़ाया जाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। और इस प्रकार की कक्षा को क्या कहते हैं? समावेशी कक्षा कहते हैं। तो बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 111, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकती है? आंतरिक अभिप्रेरणा से अर्थ है सेल्फ मोटिवेशन देने के लिए क्या क्या कर सकती है? तो बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, वही किस्से कहानियां सुना करके बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। 112, एक प्रगतिशील कक्षा किसकी प्रधानता देती है? तो विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है। 113, बाल्यावस्था के दौरान भावनात्मक विकास परिवार की तुलना में किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है? तो जब बाल्यावस्था होती है वही 2 से लेकर के 12 साल की जो एज होती है, और उसमें भी स्पेशली 10 से 12 साल की जो एज होती है, उसमें बालक अपने परिवार पर कम ध्यान देता है, परिवार की बातें कम मानेगा, लेकिन मित्र मंडली की बातें जरूर मानता है। इसको गिरोह की आयु भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एक नवजात शिशु एक दिन में कितने घंटे सोता है? 18 से 22 घंटे सोता है एक नवजात शिशु एक दिन में। 15, बच्चों का मानसिक जीवन किससे शुरू होता है? अनुभूति से। ठीक है ना, मतलब कि वो जो चीज़ें एक बार देख लेगा बालक, मान लीजिए उसने चिड़ियाघर में जाकर के शेर देख लिया, अब शेर की छवि उसके मन में बन गई है, तो क्या हुआ, उसने खुद को अनुभूति किया, शेर को देख करके अपने आप में महसूस किया कि हाँ ये शेर होता है, 4 पैर होते हैं, दहाड़ता है, ऐसे ऐसे दाढ़ी होती है, ये बब्बर शेर है। ठीक है, तो मानसिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? अनुभूति से होती है। छोटे बच्चों के लिए कहानी कैसी होनी चाहिए? अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और रुचिकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं पूरा उपन्यास लेकर के बैठ गए हैं, उपन्यास का पहला भाग बेटा आज खत्म हो रहा है, दूसरा कल शुरू होगा, बच्चा छोटा है 5 साल का, वो क्या जाने पहला भाग क्या होता है, दूसरा भाग क्या होता है। इसलिए कहानी हमेशा छोटी, सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। 117,
किस शरीर की बनावट लंबी और पतली होती है? तो ध्यान रखना, थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना, तबीयत भी सही नहीं हो रही है, इसीलिए एक ही वीडियो लेकर के आ पाते हैं। क्या है, टाइफाइड जब हो जाता है तो पूरा 1 महीना ले लेता है। अब अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपका एग्जाम एनालिसिस नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम एनालिसिस कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं और अब पेपर में आ क्या रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए पेपर में कोई नई चीज़ आ गई तो उसको भी हम कवर करवा देंगे, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो लेट भी हो जाती है और कम भी आती है, ठीक है। लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं कि लगातार अच्छी अच्छी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करें। देखिए, तो किसी शरीर की बनावट, मतलब कौन सी ऐसी शरीर है जिसकी बनावट लंबी होती है और पतली होती है, इसको हम एक्टोमॉर्फिक गठन कहते हैं। 118 देखिए, वह स्थिति जिसमें भ्रूण या नवजात शिशु को ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, यानी ऑक्सीजन मिलती नहीं है, जिससे मस्तिष्क की क्षति हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है बालक को। 119, मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था की प्रारंभिक आयु को क्या कहा जाता है? पूर्व गिरोह की आयु कहा जाता है। आगे बढ़िए, जिन दोषों के साथ बच्चे पैदा होते हैं उन दोषों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जन्मजात विकलांगता। मान लीजिए बालक पैदा हुआ, किसी के साथ में ऐसा ना हो, हम भगवान से निवेदन करेंगे भैया किसी के साथ में ऐसा ना हो, ठीक है। तो अगर बालक पैदा हुआ है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जन्मजात विकलांगता कहेंगे, ठीक है। 121, जब शिशु की हथेली पर कोई चीज़ रख करके दबाव डाला जाता है तो वह अपनी उंगलियों से उस वस्तु के चारों ओर लपेट लेता है। इस प्रतिवर्त को, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब पिताजी जब अपना हाथ एक बालक के हाथ में रखते हैं तो पिताजी के हाथ को वो बालक जो है वो कस के पकड़ लेता है, ये भी आपकी ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स होता है। और ये अनुभूति एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा यूनिक होती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, आप सबने महसूस किया होगा। अब जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो नहीं महसूस कर पाएंगे, ठीक है ना। जिनकी शादी हो गई होगी, माता ने पिता ने, उन्होंने बहुत अच्छे से महसूस किया होगा। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होती है? आनुवांशिकता की मूल इकाई जीन होती है। जीवन के पहले 4 महीने में नवजात शिशु को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बचपन से लेकर के, बचपन का मतलब है इन द सेंस वो पैदा हुआ है, ठीक है, पैदा हुआ है शिशु, और तब से लेकर के 4 माह तक के टाइम में हम शिशु को नवसाह कहते हैं, ठीक है। नया नया जो है साह आया है भैया, नव साव कहते हैं। अगला देखिए, साव मतलब सावक, सावक मतलब शेर, ठीक है। अभी छावा देखा होगा सबने, छावा मूवी आई हुई है। चलिए, आईईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईईपी का फुल फॉर्म है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। चलिए, 125, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सिंपल सा प्रश्न है। 72 अगर आपका आंसर दिया है तो 72 ही लगा करके आना और कुछ मत लगा कर आना। अगर दिया गया है 70 से लेकर के 80 बार तो 70 से 80 ही लगा करके आना, ठीक है। चलिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने नोट से तुरंत मंगा लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी भी दम है 6 से 7 घंटा पढ़ने का, इस नोट्स को कवर करने का, तो 199 रुपये वाले नोट्स तुरंत मंगा लीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो आने वाली है कौन सी? एमपी टेट में सिलेक्टेड कैंडिडेट, और उन्होंने खुद बताया है, लिख करके मैसेज किया है कि सर हमने आपके नोट्स लिए थे, इतने दिन ही पढ़े थे, क्वालिफाई हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो वो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।